तो बच्चों हमने जो लास्ट क्लास में किया था वो था ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट के बारे में चर्चा। बेसिकली हमने सारी लास्ट क्लास में ये सीखा था कि अगर ए का ऑर्डर m है और b का ऑर्डर n है तो ये नहीं पता चलता कि ऑर्डर ऑफ a इंटू बी फाइनाइट है। इनफाइनाइट भी हो सकता है। उसके अलावा हमने और भी रिजल्ट्स किए थे कि अगर ऑर्डर a m है, ऑर्डर b जो है वो n है पहला, और अगर ए बी इक्वल टू बी ए है, ठीक है, उस केस में जो ऑर्डर ऑफ ए कॉमा बी है दैट विल डिवाइड एलसीएम ऑफ एम एंड एन। फिर हमने पढ़ा था कि अगर ए का ऑर्डर जो है वो एम है, मतलब फाइनाइट है, बी का ऑर्डर एन है, फाइनाइट है, और ए बी इक्वल टू बी ए है, मतलब ए और बी अगर कम्यूट कर रहे हैं और साथ में ये कंडीशन हो कि ए की सारी पावर्स और बी की सारी पावर्स, कैसी पावर्स, इंटीजर पावर्स के इंटरसेक्शन में केवल आइडेंटिटी आए, तो हमने देखा था कि जो ऑर्डर ए बी है वो हो जाता था एलसीएम ऑफ एम एंड एन, मतलब एलसीएम ऑफ ऑर्डर ए एंड ऑर्डर बी। ठीक है, ये हमने रिजल्ट्स किए थे। तो आज हम जो है जो नया टॉपिक आपका स्टार्ट करने जा रहे हैं वो टॉपिक है बेसिकली सब ग्रुप्स, कि सब ग्रुप्स क्या होते हैं। तो मान लीजिए कि जी कोई ग्रुप है and H be a non-empty subset of G, then H is said to be a subgroup of G if H itself is a group with respect to operations on G। तो ऑपरेशंस क्या, ऑपरेशन ऑन G, क्योंकि इस ग्रुप में तो एक ही ऑपरेशन होता है। तो अगर आपके पास एक ग्रुप है और H उसका कोई सबसेट है, कैसा सबसेट है, नॉन एम्प्टी सबसेट है, और अगर वो H उन्हीं ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप बन जाए जिन ऑपरेशन के रिस्पेक्ट, जिस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में जो है G ऑलरेडी ग्रुप है, तो मैं कहूंगा कि H जो है वो G का एक सब ग्रुप है। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है कि सेट ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एक ग्रुप होता है। कैसा ग्रुप होता है, बिलियन ग्रुप होता है। अब मान लीजिए मैंने H को ले लिया सेट ऑफ इंटीजर्स, तो हमको पता है कि सेट ऑफ इंटीजर्स भी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, वही एडिशन, यूजुअल एडिशन जिसमें R ग्रुप बनता है, ये भी एक ग्रुप है, क्योंकि R प्लस एक ग्रुप है और Z प्लस भी एक ग्रुप है, और ऑब्वियसली Z इज अ सबसेट ऑफ R एंड नॉट इज ऑब्वियसली नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ R। तो इसका मतलब बाय डेफिनेशन ऑफ सब ग्रुप जो Z विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, इट इज अ सब ग्रुप ऑफ द ग्रुप R विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसी प्रकार से आप ये भी देख सकते हैं कि अगर आप R विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ग्रुप कंसिडर करें और अगर आप रैशनल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ग्रुप कंसिडर करें, मतलब तो आप देख पाएंगे कि जो आपका Q है वो कंटेंट है R में, और ये भी ग्रुप होता है हमको पता है, और ये भी ग्रुप होता है हमको पता है। तो अगर एक ग्रुप के अंदर उसी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में कोई नॉन एम्प्टी सबसेट भी ग्रुप बन रहा है तो हम उसको सब ग्रुप बोल देते हैं। तो आपका Q विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इज अ सब ग्रुप ऑफ R विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और फिर आप ऐसे देख पाएंगे कि जो आपका R विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, इट इज अ सब ग्रुप ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो हमारे पास अभी जो हमने एग्जांपल किए उसके अकॉर्डिंग वी हैव अ चेन ऑफ सब ग्रुप्स। यू कैन सी कि इंटीजर्स इज अ सब ग्रुप ऑफ
आर, ऑब्वियसली मैं ऑपरेशन नहीं लिख रहा हूं तो अंडरस्टूड है कि एडिशन ऑपरेशन है। इसी प्रकार से रैशनल्स इज अ सब ग्रुप ऑफ रियल, इंटीजर्स इज ऑल्सो अ सब ग्रुप ऑफ रैशनल्स, एंड रियल्स, सेट ऑफ रियल्स इज अ सब ग्रुप ऑफ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अब नोटेशन है, नोटेशन क्या है कि अगर मुझे कभी कहना है कि एच जी का सब ग्रुप है तो मैं बार बार लिखूंगा नहीं एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। उसके लिए हमने एक सिंबल बनाया है, वो सिंबल ये है कि हम ऐसे लिखेंगे कि इफ एच इज अ, या ऐसे लिखो बल्कि, द फैक्ट दैट एच इज अ सब ग्रुप of a group G is denoted by this what, H less or equal to G। तो जो ये H less or equal to G हमने लिखा है, ये पूरा चीज is nothing but this thing, ठीक है ना, कि H is a subgroup of G is simply written by this, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, आगे से हम ऐसे लिखेंगे। तो जो हमने अभी एग्जांपल किया उसके अकॉर्डिंग हम ये कह पाएंगे कि सेट ऑफ इंटीजर्स इज अ सब ग्रुप ऑफ सेट ऑफ रैशनल्स, इट इज अ सब ग्रुप ऑफ सेट ऑफ रियल्स, एंड इट इज अ सब ग्रुप ऑफ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। वी हैव अ चेन ऑफ सब ग्रुप्स, है ना, इस प्रकार से, या टावर ऑफ सब ग्रुप्स, जो भी आप बोलना चाहें, ठीक है। नेक्स्ट, जब आप कहते हैं कि कोई H जो है वो G का सब ग्रुप है, तो आप अगर देखें तो आप क्या कह रहे हैं कि जैसे ये आपका ग्रुप G है और उसके अंदर कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है H, तो मैं कहूंगा कि H G का सब ग्रुप है। कब कहूंगा? जब पहली बात H नॉन एम्प्टी हो, और दूसरी बात H जो है उसी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप बन जाए जिस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में G खुद ग्रुप है। तो अगर मुझे H को उसी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप बनाना है जिस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में G ग्रुप है, तो ग्रुप बनाने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए? ग्रुप बनाने के लिए मुझे पहला चाहिए कि कोई भी दो एलिमेंट अगर मैं H में लूं तो उनका ऑपरेशन करने पे प्लस या डॉट जो भी है ग्रुप का ऑपरेशन, वो करने पे वापस H में आए। दूसरा, कोई भी तीन एलिमेंट अगर मैं A B C H में लूं तो आपके पास A इंटू B इंटू C मस्ट बी इक्वल टू AB इंटू C। तीसरा, there must exist an E belongs to H such that EA is equal to AE is equal to A for all A belongs to H. And fourth, for every A belongs to H, there must exist some B belongs to H such that AB equals BA equals to E. तो अगर मैं H को G का सब ग्रुप कहना चाहता हूं तो मेरे पास H में वो सारी प्रॉपर्टीज दिखनी चाहिए, होनी चाहिए जो G में थी। G में ये सारी प्रॉपर्टी होंगी क्योंकि G को हमने ग्रुप बोल रखा है। बट अगर मैं H को G का सब ग्रुप कहना चाहता हूं तो पहली बात H एक नॉन एम्प्टी सबसेट होना चाहिए G का। दूसरी बात, ये चारों कंडीशन H के अंदर होल्ड करनी चाहिए। पहली कंडीशन से ये पता चल जाएगा कि जो आपका ऑपरेशन G क्रॉस G से G तक था वो दरअसल अब H क्रॉस H से H तक भी है, इसीलिए पहली प्रॉपर्टी। उसके बाद सेकंड एसोसिएटिविटी है, थर्ड एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी है। अब आपको पता है कि आइडेंटिटी जो है G में ऑलरेडी मिलती है क्योंकि G को आपने ग्रुप कहा है, तो हम चाहते हैं वो आइडेंटिटी H में मिले। इसी प्रकार से हर एलिमेंट जो H में है उसके लिए इनवर्स भी उसका जो है H में मिले मुझे। तो हर A बिलोंग्स टू H के लिए, हर A बिलोंग्स टू H के लिए मुझे एक एलिमेंट जो है B बिलोंग्स टू H में मिलना चाहिए जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करे, जिससे ये पता चल जाएगा कि A का इनवर्स जो है वो B है विद रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन ऑन G। सो बेसिकली अगर H अपने आप में ग्रुप स्ट्रक्चर है और अगर वो किसी ग्रुप का क्या है, सबसेट है, और जो जिस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में H ग्रुप स्ट्रक्चर बना रहा है वही ऑपरेशन G का भी हो अगर, तब मैं कहूंगा कि H जो है वो G का सब ग्रुप है। ठीक है ना? आप ऐसा समझ सकते हैं कि मतलब H को खुद में एक ग्रुप बनना है, सब ग्रुप बनना है, तो H को खुद में एक ग्रुप बनना है विद रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन ऑन G। ठीक है, ओके। तो ग्रुप्स को जो है
ग्रुप के सब ग्रुप्स हम कैसे डिफाइन करें मैंने आपको बता दिया। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि आपको किसी को सब ग्रुप दिखाने के लिए चारों चीजें नहीं दिखाने की आवश्यकता है। आप देख सकते हो कुछ चीजें इसमें ऑब्वियस हैं, जैसे ये ऑब्वियस है, कौन सा, एसोसिएटिविटी। कोई भी एलिमेंट अगर आप ए बी सी एच में लोगे बेटा, तो जी में तो ऑलरेडी वो है ना, क्योंकि एच तो जी का ही सबसेट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एच के एलिमेंट के लिए ऑब्वियसली ये चीज हमेशा सेटिस्फाई होगी, तो ये इररिलेवेंट है। ठीक है, क्लियर है ना। तब आगे हम देखेंगे कि और क्या आसान ऐसा हम बना दें कोई रिजल्ट या कोई टेस्ट जिससे हम किसी को सब ग्रुप आराम से बोल सके, ये चार कंडीशन ना वेरीफाई करें। हम देख लिया कि इन चारों में एक तो व्यर्थ है, मतलब एक तो ऑब्वियसली होल्ड करेगी। इसको बोलते हैं कि दिस प्रॉपर्टी, दिस एसोसिएटिविटी इज ऑलवेज इनहेरिटेड फ्रॉम व्हाट, जी टू द सब ग्रुप। एक प्रकार से ऐसा आप समझ सकते हैं कि जो सब ग्रुप्स हैं दे आर चिल्ड्रंस ऑफ द ग्रुप। तो इसलिए कभी कभी आप ये भी रेफरेंस देखेंगे बुक में कि अगर एच जी का सब ग्रुप है ना, तो कहा जाता है जी इज द पेरेंट ग्रुप। ठीक है ना, तो ये क्यों कहा जाता है, इसी वजह से। ठीक है ना, तो उस हिसाब से जैसे माता पिता से कुछ प्रॉपर्टी जो है बच्चों में इनहेरिट हो जाती है, वैसे ही ये एसोसिएटिव वाली प्रॉपर्टी या फिर आपकी कम्यूटेटिविटी वाली जो प्रॉपर्टी है, वो जो है किसी भी ग्रुप से उसके किसी भी सब ग्रुप में जो है वो हमेशा ऑटोमेटिकली इनहेरिट हो जाएगी। सब ग्रुप क्या, सबसेट में ही इनहेरिट हो जाएगी। हो सकता है कि वो ग्रुप, मतलब वो जो सबसेट है वो सब ग्रुप ना बने, बट उसके पास वो कुछ प्रॉपर्टी जैसी जरूर होंगी जो जी के पास है। उनमें से दो ये हैं, एसोसिएटिविटी और कम्यूटेटिविटी। अगर पेरेंट ग्रुप है तो उसमें जो है एसोसिएटिविटी तो होगी, अगर पेरेंट ग्रुप कम्यूटेटिव है ना, तो उसका हर सबसेट भी जो है वो कम्यूटेटिव होगा। ठीक है ना, ओके, मतलब उसका हर सबसेट में भी वो ऑपरेशन कम्यूटेटिव होगा। ठीक है, तो अब हम आगे कुछ रिजल्ट्स करने जा रहे हैं जो आपको बताएंगे कि किसी को सब ग्रुप दिखाना है तो क्या और आसान कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहला रिजल्ट आ रहा है जो फेमस है, इसका नाम है वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट। तो कहता है कि ये क्या है, बेसिकली भी बताएंगे, लेकिन इससे होता क्या है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि एक ही स्टेप में बता देगा कि कोई एच जो है वो किसी जी का सब ग्रुप है कि नहीं। मतलब एक प्रकार से डीएनए टेस्ट हो रहा है, समझ लो, है ना, कि कोई जो है सब ग्रुप जो है किसी का मतलब सब ग्रुप बन रहा है कि नहीं, कोई सबसेट, है ना। कि जैसे जी है पेरेंट ग्रुप, तो कोई एच दे दिया, मुझे पता करना है क्या इसका ये सब ग्रुप है, तो उसके लिए हम ये टेस्ट बता रहे हैं, डीएनए टेस्ट कह दो। ठीक है, तो कैसे टेस्ट होता है, क्या कहता है, कहता है कि मान लीजिए कि जी इज अ ग्रुप and H is a non-empty subset of G, then H is a subgroup of G if and only if for all A and B belongs to H implies that A into B inverse belongs to H। ठीक है, पहले इसको समझते हैं कि ये जनाब क्या कहना चाह रहे हैं, ये सब बोल के ये क्या बताना चाह रहे हैं। पहले अगर आप देखो कुछ मतलब अगर आपको बस इतना देखना है कि क्या H सब ग्रुप है G का, तो बस आप ये देख लो कि अगर हर ए बी बिलोंग्स टू H के लिए A इंटू बी इनवर्स वापस H में आ रहा है, तो ऐसा कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट किसी भी ग्रुप G का उसका सब ग्रुप बन जाएगा। कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट किसी ग्रुप G का जिसमें ये प्रॉपर्टी हो कि जब भी दो एलिमेंट उसमें से उठाओ तो उनका पहला इंटू दूसरे का इनवर्स का जो प्रोडक्ट है वो भी H में ही आए, तो ऐसा नॉन एम्प्टी सबसेट हमेशा एक सब ग्रुप बन जाएगा। ठीक है ना, इसको थोड़ा और विस्तार से समझते हैं, प्रूफ पे भी जाएंगे। देखो, जब आप कहते हो कि G एक ग्रुप है, G इज अ ग्रुप, और आप कह रहे हो कि H उसका एक सबसेट है, आपने दो एलिमेंट H में लिए, A और B H के हैं। अब आपको यह पता है कि A H में है अगर और B अगर H में है, तो B का इनवर्स मुझे नहीं पता H में है कि नहीं, क्योंकि H अभी मैंने सब ग्रुप बताया नहीं है। तो B का इनवर्स H में है कि नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन B का इनवर्स डेफिनेटली G में आएगा। क्यों? क्योंकि G ग्रुप है ऑलरेडी, तो B का इनवर्स जो है वो G में तो आएगा ही जाएगा। मैं चाहता हूं कि जो A इंटू B इनवर्स नाम का एलिमेंट बने, मतलब जब आप B इनवर्स को A से मल्टीप्लाई करो तो जो A इंटू B इनवर्स नाम का एलिमेंट आए, ये एलिमेंट कहां आ जाए, ये आपका H में आ जाए। अगर ऐसी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है कोई भी H, तो वो सब ग्रुप बन जाएगा। हम देखने वाले हैं कैसे। सबसे पहली चीज,
एसोसिएटिविटी तो मैं प्रूव करूंगा नहीं, आपको पता है दैट इज इनहेरिटेड, है ना, इज डन। सेकेंड, नेक्स्ट देखते हैं आइडेंटिटी का, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। सो since H is non-empty, that simply means there exists A belongs to H, and hence by given condition A into A inverse belongs to H, and that means E belongs to H। अब जरा आप समझिएगा, मुझे कहना है कि H अगर सब ग्रुप है तो ये कंडीशन होल्ड करेगी। पहले मैं ऐसा कर देता हूं कि एक चीज यहां पे मान लेता हूं कि पहले मैं कन्वर्स पार्ट प्रूव कर देता हूं। दैट मीन्स आई एम अज्यूमिंग दैट प्रूफ में आई एम प्रूविंग कन्वर्स पार्ट फर्स्ट। दैट मीन्स आई एम अज्यूमिंग दैट दिस थिंग इज ट्रू एंड वी हैव टू प्रूव सच एन H इज अ सब ग्रुप ऑफ G। तो ये मान के चल रहे हैं कि जब भी ए बी H में है तो ए बी इनवर्स H में आएगा। प्रूफ ये करना है कि H सब ग्रुप होगा। सब ग्रुप के लिए वो चार कंडीशन दिखानी है। सब ग्रुप कौन होता है? जो अपने आप में ग्रुप बने। तो एसोसिएटिविटी तो हमेशा होती है, हमको पता है, हमने आइडेंटिटी अभी दिखा दी H में। तीसरा कि इनवर्स दिखा देते हैं हम। कोई भी A अगर आप H में लोगे, सो एज E H में है तो इसका मतलब E इंटू में A इनवर्स भी कहां आना चाहिए? H में आना चाहिए। इसका मतलब E इंटू A इनवर्स क्या होता है? E इंटू A इनवर्स होता है A इनवर्स। तो इसका मतलब A इनवर्स कहां आना चाहिए? H में। तो फॉर ऑल A बिलोंग्स टू H वी प्रूव दैट A इनवर्स ऑल्सो बिलोंग्स टू H। मतलब हर एलिमेंट का इनवर्स भी H में आ रहा है। एंड फोर्थ, देखो हमने आइडेंटिटी भी दिखा दी, हमने इनवर्स भी दिखा दिया, हमने एसोसिएटिविटी भी दिखा दी। देखो ये चारों चीजें प्रूव करनी है। क्या? क्लोजर, आइडेंटिटी, इनवर्स, एसोसिएटिविटी, चारों चीजें प्रूव करनी है। लेकिन किस ऑर्डर में करनी है ये मायने नहीं रखता। बस H के पास ये चारों प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। चाहे तुम पहले क्लोजर दिखा दो, फिर एसोसिएटिविटी, फिर आइडेंटिटी, फिर इनवर्स। चाहे तुम पहले आइडेंटिटी दिखा दो, फिर इनवर्स दिखा दो, फिर क्लोजर दिखा दो, इट डजंट मैटर। बस ये चारों प्रॉपर्टीज होल्ड करनी चाहिए इसमें, ठीक है ना। तो फोर्थ प्रॉपर्टी आप देखो, मान लीजिए कि कोई भी आपने दो एलिमेंट लिए हैं A और B H में। सो लेट A एंड B बिलोंग्स टू H। तो क्योंकि A और B H में है और आपने अभी प्रूव किया कि हर एक एलिमेंट जो H में उसका इनवर्स भी H में है, तो A और B इनवर्स भी किसके एलिमेंट होंगे? H के एलिमेंट होंगे। नाउ बाय गिवन कंडीशन कि अगर दो एलिमेंट आपने H में लिए हैं, कोई भी दो एलिमेंट अगर आपने H में लिए हैं, कोई भी दो एलिमेंट, तो पहला इंटू दूसरे का इनवर्स भी H में आएगा। तो यहां पे पहला आपका A है और दूसरा आपका B इनवर्स है। तो बाय गिवन कंडीशन A इंटू में B इनवर्स का इनवर्स भी कहां का एलिमेंट आएगा? H का आएगा। इसका मतलब ए बी कहां का एलिमेंट आएगा बेटा? H का आएगा। दैट मीन्स यू हैव प्रूव द क्लोजर वन। सो नाउ आई कैन से दैट H is itself what? A group with respect to operation on G, and that simply means that H is a subgroup of G. Now conversely तो हमने कर दिया, फॉरवर्ड पार्ट देखते हैं। मान लेते हैं H is a subgroup of G. So if H is a subgroup of G, that means what? H is a group itself. Every subgroup is a group itself, na? Is a group itself, and this implies for all AB belongs to H, we have A into B inverse belongs to H। क्यों भाई? क्योंकि अगर H खुद में ही ग्रुप है तो कोई भी दो एलिमेंट अगर आप H में लोगे A और B, तो फिर आपको पता है कि A H का एलिमेंट है और B H का एलिमेंट है। तो क्योंकि H ग्रुप है तो फिर जो B इनवर्स है वो H का एलिमेंट होगा, और H क्योंकि ग्रुप है तो उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी है, तो A इंटू B इनवर्स भी H का ही एलिमेंट आएगा। ठीक है ना? तो ये आपको समझना है इसमें, ठीक है। तो हमने देख लिया कि किसी को भी अगर आपको सब ग्रुप दिखाना है तो ये पर्याप्त है। ये जो टेस्ट आपने लिखा है अभी, वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट, दैट इज मोर देन इनफ टू प्रूव दैट समथिंग इज अ सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप G। ठीक है ना? उसके बाद आता है आपका टू स्टेप सब ग्रुप टेस्ट। नाउ व्हाट इज दैट?
ये केस कहता है कि मान लीजिए कि G कोई ग्रुप है and H is a non-empty subset of G. Then H is a subgroup of G if and only if पहला for all A and B belongs to H implies A into B belongs to H, और दूसरा for all A belongs to H implies A inverse belongs to H. तो टू स्टेप सबग्रुप टेस्ट ये कहता है कि किसी को अगर आपको सबग्रुप दिखाना है तो आप ये दो चीजें प्रूव कर दो कि कोई भी दो एलिमेंट अगर आप H में लेंगे तो दोनों का प्रोडक्ट H में आएगा, और कोई भी दो एलिमेंट अगर आप H में लेंगे तो फिर कोई भी एक एलिमेंट H में लेंगे तो उसका इनवर्स भी H में आएगा। तो बेसिकली अगर क्लोजर और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स आप दिखा दो तो जो H है वो सब ग्रुप बन जाएगा किसी भी ग्रुप G का जिसका भी वो नॉन एम्प्टी सबसेट है। ठीक है ना। ओके, तो इसका प्रूफ भी एकदम सेम ही है, तो इसमें नहीं जा रहा, इसका प्रूफ आप एकदम वैसे ही कर सकते हैं। बेसिकली आप ये देखें ना, अभी आपने बता दिया कि अभी आपने जो अगर इसका प्रूफ देखना है, एक लाइन का प्रूफ है, अभी आपने बताया कि जब भी कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट H के पास ये प्रॉपर्टी है कि जब भी A और B उसमें हो तो A इंटू बी इनवर्स उसमें आ जाए, तो ऐसा नॉन एम्प्टी सबसेट हमेशा सबग्रुप बन जाता है। अब इन दोनों प्रॉपर्टीज को अगर आप मिला दो तो क्या आप यही नहीं कह रहे हो, आप क्या कह रहे हो कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू H। देखो अगर H सबग्रुप है G का, इफ H इज सबग्रुप ऑफ G, तब तो ये ऑब्वियस है, ये दोनों ट्रू हैं, दिस वन इज ट्रू एंड दिस वन इज ट्रू। So the forward part is okay, there is nothing to prove, but the converse part has to be proved. Converse part में मान लेते हैं कि दोनों प्रॉपर्टीज ये जो हैं वो होल्ड कर रही हैं, मुझे दिखाना है कि H सब ग्रुप है। अभी हमने वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट किया है जो कहता है किसी को सब ग्रुप दिखाना है भैया तो बस ये दिखा दो कि कोई भी दो एलिमेंट उसमें लो तो पहला इंटू दूसरे का इनवर्स उसमें आ रहा है। तो मैं यही चीज यहां प्रूव करने वाला हूं। कोई भी दो एलिमेंट मैंने H में लिए, अब देखो अगर B H में है, अगर B H में है तो बाई गिवन कंडीशन हर A का इनवर्स B H में आ रहा है, जो भी A आप H में ले रहे हो। तो अगर B आप H में ले रहे हो तो B इनवर्स भी कहां आएगा बताइए? B इनवर्स विल बी इन व्हाट? H। तो अब A और B इनवर्स दोनों H में हैं। अब पहली प्रॉपर्टी देखो, अगर A और B दोनों H में हैं तो दोनों का प्रोडक्ट H में आ रहा है। तो अगर A और B इनवर्स दो एलिमेंट H में है तो A इंटू B इनवर्स भी H में आएगा। तो आपने प्रूव कर दिया कि हर AB जो H में है, फॉर एवरी AB बिलोंग्स टू H, यू हैव प्रूव दैट A इंटू B इनवर्स बिलोंग्स टू H। और ये चीज बताती है कि H इज अ सबग्रुप ऑफ G बाई वन स्टेप सबग्रुप टेस्ट। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका प्रूफ। तो जब भी आपको किसी को सबग्रुप दिखाना है तो आप इन दोनों में कुछ भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद एक और टेस्ट है जिसको हम कहते हैं फाइनाइट सबग्रुप टेस्ट। वी कॉल इट फाइनाइट नो व्हाट इज फाइनाइट सबग्रुप टेस्ट। ये कहता है कि लेट G बी एनी नॉन एम्प्टी let G be any group and H be non-empty subset of G। ठीक है ना। such that H is finite, then H is a subgroup of G if and only if H is closed with respect to operation on G, that is if and only if for every A and B belongs to H implies A into B belongs to H। तो अगर आपके पास एक ऐसा सबसेट है नॉन एम्प्टी किसी ग्रुप G का जिसके पास ये प्रॉपर्टी हो जाए, क्या प्रॉपर्टी हो जाए कि कोई भी दो एलिमेंट उसमें लो, फाइनाइट सबसेट होना चाहिए, कोई भी दो एलिमेंट उसमें लो तो उनका प्रोडक्ट भी उसमें आए, तो ऐसा नॉन एम्प्टी फाइनाइट सबसेट हमेशा सबग्रुप बन जाएगा।
तो मतलब ये हुआ, आपको यहां से ये ग्रहण करना है कि किसी फाइनाइट नॉन एम्प्टी सबसेट को अगर आपको सब ग्रुप दिखाना है तो आपको बस क्लोजर प्रॉपर्टी दिखानी है, ठीक है। बाकी जो आपने पहले टेस्ट किए वो तो हर किसी को सब ग्रुप दिखाने के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन फाइनाइट के लिए स्पेशल आपको फ्रीडम दी जा रही है कि फाइनाइट सबसेट को अगर सब ग्रुप दिखाना है, नॉन एम्प्टी फाइनाइट सबसेट को अगर सब ग्रुप दिखाना है तो आपको बस क्या दिखाना है, क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है ना। एंड ऑब्वियसली ये क्लोजर प्रॉपर्टी से ही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कि अगर आप प्रूफ देखना चाहो इसका तो मान लेते हैं कि H इज नॉन एम्प्टी एंड H इज फाइनाइट, सबसेट ऑफ G है, दैट इज अंडरस्टूड। तो देखो एक प्रॉपर्टी तो पहले से ही आपको गिवन है कि क्लोजर प्रॉपर्टी उसमें होल्ड कर रही है, और आपको अभी अभी टू स्टेप सब ग्रुप टेस्ट से पता चला है कि अगर क्लोजर प्रॉपर्टी किसी सबसेट में होल्ड करे, नॉन एम्प्टी सबसेट में, और अगर हर एलिमेंट का इनवर्स भी जो है उसमें प्राप्त हो रहा हो तो ऐसा नॉन एम्प्टी सबसेट सब ग्रुप बन जाता है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी तो ऑलरेडी हमको गिवन है कि नॉन एम्प्टी सबसेट जो फाइनाइट वाला गिवन है उसमें होल्ड कर रही है। बस अगर मैं इनवर्स दिखा दूं हर एलिमेंट का H में आ रहा है तो H अपने आप बाई टू स्टेप सब ग्रुप टेस्ट एक सब ग्रुप बन जाएगा, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि H नॉन एम्प्टी सबसेट है G का और फाइनाइट है, एंड लेट A बिलोंग्स टू H। हमारा टास्क ये है प्रूफ करना कि A इनवर्स भी H में आना चाहिए, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर A H में है, अगर A H में है तो क्योंकि H में क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है तो मैं A इंटू A करूं तो वो भी H में आएगा, दैट मीन्स A स्क्वायर H में आएगा। अब A स्क्वायर H में आ गया तो जब A ऑलरेडी H में मैंने लिया है तो जब मैं A इंटू A स्क्वायर करूंगा तो वो भी H में आएगा, मतलब A क्यूब H में आएगा। Continuing like this we can see that A to the power n belongs to H for every n belongs to natural numbers। परंतु बेटा H तो आपको फाइनाइट गिवन है, तो अगर हर नेचुरल नंबर के लिए A की पावर n H में आ रहा है और अगर A की पावर n हर नेचुरल नंबर के लिए अलग अलग एलिमेंट आ रहे हैं H के, तो फिर तो H इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तभी संभव है ये लाइन जब A की पावर n जो है वो A की पावर m हो जाए फॉर सम, मतलब कहीं से रिपीट होने लगे, क्योंकि सारे अगर डिफरेंट आ रहे हैं A की पावर, सारी नेचुरल नंबर्स की जो पावर लगा रहे हो आप A की, वो डिफरेंट एलिमेंट आ रहे हैं, तो इस प्रकार से तो H में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे, तो कहीं ना कहीं से रिपीटेशन शुरू हो जाएगा। दैट मींस कोई ना कोई ऐसे M और N आपको जरूर मिलेंगे, M और N नेचुरल नंबर से विद M बिगर देन N या N बिगर देन M, N बिगर देन M, ठीक है ना, सच दैट so that A to the power n is equal to A to the power n, so A to the power n equals A to the power m। यहां से हमको क्या मिलेगा आप देखिएगा जरा ध्यान से, n m से बड़ा है, नाउ n m से बड़ा है, इसका मतलब n माइनस m कम से कम 1 होगा। दो नेचुरल नंबर के बीच में कम से कम एक का डिफरेंस होता है, तो n माइनस m कम से कम 1 होगा, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखिए, नाउ व्हाट कैन आई से अबाउट A टू द पावर A इंटू में A टू द पावर n माइनस m माइनस 1, क्या ये A की पावर n माइनस m नहीं है? ठीक है, और A की पावर n माइनस m क्या होगा? यहां से A की पावर n, अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो क्या मैं लिख सकता हूं A की पावर n माइनस m इज इक्वल टू E। मैं ये कैसे लिख पा रहा हूं A की पावर n माइनस m इक्वल टू E? यहां से ये लिखा जाना सही है या नहीं? देखो A की पावर m जो है वो G का एलिमेंट तो है ही ना, और G में तो इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो G में इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो G में मैं ये चीज A की पावर माइनस m से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर सकता हूं,
तो a की पावर n माइनस m इक्वल टू e हो जाएगा। अब मैं a की पावर n माइनस m को, अब मेरे पास दो केस हैं, एक केस ये हो सकता है कि n माइनस m खुद ही जो है वो 1 हो जाए, एक केस ये हो सकता है कि n माइनस m जो है वो 1 से बड़ा हो। तो अगर आपका पहला केस हुआ, अगर n माइनस m जो है वो 1 हो गया तो इसका मतलब a की पावर 1 e हो गया, इसका मतलब a खुद e हो गया। और a अगर खुद e हो गया तो a का इनवर्स तो e का इनवर्स आ गया, मतलब e आ गया, मतलब a आ गया। तो उस केस में तो a का इनवर्स खुद a आ जाएगा, और वो किसका एलिमेंट है? h का। देखो हमारा टास्क यही प्रूव करना है कि हर a के लिए a इनवर्स h में आए। तो अगर n माइनस m 1 हो गया तब तो डेफिनेटली a इनवर्स e हो जाएगा, a भी e हो जाएगा, तो ऑब्वियसली h का एलिमेंट आएगा। तो अगर n माइनस m 1 नहीं है तो इसका मतलब n माइनस m स्ट्रिक्टली 1 से बड़ा है, तो इसका मतलब n माइनस m माइनस 1 विल बी ग्रेटर देन 0। नाउ a की पावर n इक्वल टू a की पावर m से हमको ये मिला था कि a की पावर n माइनस m इक्वल टू e। सो नाउ आई कैन से दैट a इंटू में a की पावर n माइनस m माइनस 1 इक्वल टू e। तो अगर आप देखें तो ये हो गया a इंटू a की पावर k इक्वल टू e, जहां k जो है वो n माइनस m माइनस 1 है और वो कोई नेचुरल नंबर है, ऑब्वियसली पॉजिटिव है ना। इसका मतलब a इंटू a की पावर k e आ गया। ऑल्सो एक ही एलिमेंट की डिफरेंट पावर्स ऑब्वियसली कम्यूट करेंगी, a की पावर m करो चाहे आप a की पावर n करो, वो हमेशा आपको a की पावर n इंटू a की पावर m के बराबर ही देगा, क्योंकि दोनों ही a की पावर n प्लस m आएंगे। ये भी m प्लस n कहो चाहे n प्लस m कहो, इट डजेंट मैटर, है ना। एक ही एलिमेंट की सेम पावर्स डिफरेंट पावर्स आपस में हमेशा कम्यूट करेंगी। तो a की पावर k को a से मल्टीप्लाई किया, जब आपने e आया, अब आप ऐसे करेंगे तब भी e ही आएगा। तो देयरफॉर a की पावर k इंटू a इज इक्वल टू a इंटू a की पावर k इक्वल टू a टू द पावर k इंटू a, एंड दिस इज इक्वल टू e। और इसका मतलब ये हुआ कि a इनवर्स जो है वो a टू द पावर k है। अब क्या a टू द पावर k h में है? ऑब्वियसली है। क्यों? क्योंकि a की सारी नेचुरल नंबर पावर जो है, सारी नेचुरल नंबर पावर वो h के एलिमेंट हैं। तो ये जो आपका k है ये भी तो एक नेचुरल नंबर ही है, तो a की पावर k भी h का एलिमेंट है। तो हर एलिमेंट जो h में है उसका इनवर्स भी h का एलिमेंट है। इससे ये ज्ञान मिलता है कि जो आपका h है उसमें हर एलिमेंट का इनवर्स आ रहा है, और उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी ऑलरेडी होल्ड कर रही थी। देयरफॉर h इज अ सब ग्रुप ऑफ G। ठीक है ना। और जब सब ग्रुप होगा तो ऑब्वियसली क्लोजर प्रॉपर्टी तो हो गई, तो फॉरवर्ड पार्ट इज ऑलरेडी डन। सो दिस वाज द कन्वर्स पार्ट व्हिच वी प्रूव्ड, है ना। इफ एंड ओनली इफ लिखा है ना, तो पहले आप इसको मानोगे कि सब ग्रुप है, और सब ग्रुप मान के दिखाओगे कि इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है ना। वो ऑब्वियसली अगर सब ग्रुप है तो अपने आप में ग्रुप है, तब तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। बस मैंने प्रूफ में आपको फॉरवर्ड पार्ट ना करा के कन्वर्स पार्ट करा दिया कि अगर ये चीज ट्रू है तो ये सब ग्रुप भी बन जाएगा। ठीक है ना। तो अब आपके पास सब ग्रुप प्रूफ करने के लिए तीन जो हैं वो तरीके हैं। वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट, जो मैं ज्यादा प्रेफर करता हूं यूजुअली यूज करना। दूसरा है टू स्टेप सब ग्रुप टेस्ट, जिसमें आप क्लोजर और इनवर्स दिखाओ हर एलिमेंट का। और तीसरा आपके पास है, लेकिन ये हर एक में नहीं लगेगा, ये केवल फाइनाइट नॉन एम्प्टी सबसेट को जब आपको सब ग्रुप दिखाना है तभी लगाएंगे कि ये सब ग्रुप बन रहा है। ठीक है ना। जैसे एग्जांपल के लिए आपको ध्यान हो ग्रुप Q8 में आपके पास था प्लस माइनस 1 प्लस माइनस आई प्लस माइनस जे प्लस माइनस के। सपोज मैं इसमें H बना रहा हूं प्लस माइनस 1 एंड प्लस माइनस आई, एंड आई वांट टू नो वेदर दिस H इज अ सब ग्रुप ऑफ Q8 और नॉट। तो अब क्योंकि ये फाइनाइट सबसेट है, और फाइनाइट सबसेट को सब ग्रुप देखना है तो बस क्या देखना है? क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी कैसे देखोगे? ऐसे देखोगे, यहां 1 माइनस 1 आई माइनस आई लिख लो, फिर यहां पे भी 1 माइनस 1 आई माइनस आई लिख लो, और हर एक को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करके देखो जो एलिमेंट आ रहा है क्या वापस इन्हीं चारों में से कोई एक आ रहा है। अगर इन्हीं चारों में से कोई एक आ रहा है तो मतलब भाई हाँ क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। तो 1 इंटू 1 तो 1 होगा, 1 इंटू माइनस, ये तो पूरा लाइन यही रहेगा। माइनस 1 इंटू 1 क्या होगा? माइनस 1 इंटू माइनस 1 1 होगा, और माइनस 1 इंटू आई इज माइनस आई, और माइनस 1 इंटू माइनस आई इज आई, आई इंटू 1 इज आई इंटू माइनस 1 इज माइनस आई इंटू आई इज माइनस 1, एंड आई इंटू माइनस आई इज 1।
इसी प्रकार से ये आपका माइनस आई हो जाएगा, ये आपका आई हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा -1। तो आप देख पा रहे हैं कि वापस जो एलिमेंट आए हर एक को दूसरे से मल्टीप्लाई करके आपने क्या ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व ये किया कि कोई भी दो एलिमेंट अगर ए और बी आप एच में ले रहे हैं तो यू आर अगेन गेटिंग ए बी एन एलिमेंट ऑफ एच। तो ये अगर आपने ऑब्जर्वेशन कर ली है ना, तो हमने ये सिद्ध कर दिया कि जो आपका एच है वो सब ग्रुप है किसका, Q8 का, ठीक है ना। सो दिस इज अ सब ग्रुप ऑफ Q8। इसी प्रकार से आप अगर मैं इसका नाम H1 रख दूं तो H1 आपने देखा सब ग्रुप है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि H2 को अगर मैं +-1 +-j बनाऊं, H3 को अगर मैं +-1 +-k बनाऊं, H4 को अगर मैं +- बस हो गया +-1 +-i +- ये तो पूरा Q8 बन जाएगा। H4 को अगर मैं +-1 बनाऊं तो ये भी आप देखेंगे कि Q8 के सब ग्रुप आएंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप फाइनाइट सब ग्रुप टेस्ट की मदद ले सकते हैं जब भी किसी फाइनाइट सबसेट को सब ग्रुप दिखाना है, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि एग्जांपल और देख सकते हैं कि सपोज कीजिए कि मैंने G को लिया है सेट ऑफ रियल नंबर्स, सपोज सेट ऑफ इंटीजर्स इंटीजर्स ही ले लेते हैं पहले, और विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यूजुअल एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डिनरी एडिशन ऑफ नंबर्स या इंटीजर्स, OAI मतलब ऑर्डिनरी एडिशन ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। तो मतलब सिंपल जो तुम एडिशन जानते हो 2 + 2 = 4, 2 - 2 = 0, ये वाला, ठीक है ना, उसको कहते हैं ऑर्डिनरी एडिशन। अच्छा, अब मान लो मैंने एक H बनाया और H में मैंने एलिमेंट लिए ये, मतलब मैंने बना दिए M × K टाइप के, जहां K कोई भी इंटीजर हो सकता है, ठीक है ना, और यहां M भी कोई भी इंटीजर है। तो corresponding to every integer I am defining a what subset of set of integers जिसमें कि उस m के मल्टीपल्स आ रहे हैं। तो अगर मैं चाहूं तो मैं यहां HM लिख सकता हूं। HM ये बात का द्योतक होगा कि जो H है वो M पे डिपेंडेंट है ना, M चेंज करोगे तो ये H चेंज होगा। तो जैसे अगर मैं H2 डिफाइन करता तो वो होता आपका 2z, मतलब इवन इंटीजर्स। अगर मैं H-2 डिफाइन करता तो होता -2z, हालांकि वो भी 2z ही आता। -2 के इंटीजर मल्टीपल्स एंड 2 के इंटीजर मल्टीपल्स जो है वो सेम है ना। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं अगर मैं H3 निकालता तो वो 3z एंड सो ऑन। आप ज्यादा ध्यान इस पे रखिएगा mz पे, न कि hm पे, ठीक है, ओके। तो अगर आप देखें तो कोई भी एलिमेंट अगर मैं a और b mz में लेता हूं तो क्योंकि mz में रहने वाले एलिमेंट की शक्लें इस प्रकार की होती हैं, mk1 mk2 है ना, जहां पे k1 k2 क्या है, k1 k2 है इंटीजर्स बाय डेफिनेशन ऑफ mz। तो जब मैं a इंटू बी इनवर्स करूंगा तो पहले तो आपको यह समझना है कि यहां इंटू का मतलब है प्लस, क्योंकि आपने इंटीजर में ऑपरेशन एडिशन बोला है, और यहां b इनवर्स का मतलब है b का एडिटिव इनवर्स, और इंटीजर में b का एडिटिव इनवर्स होता है -b। तो ab इनवर्स का मतलब है यहां पे a प्लस -b विच इज ऑल्सो a -b। तो दिस इज mk1 minus mk2 which is m times k1 minus k2. So this is again integer multiple of m which is element of mz. तो इसका मतलब a into b इनवर्स जो है वो वापस mz का एलिमेंट आ गया, और इसका मतलब ये हुआ कि mz is a subgroup of z for every m belongs to what? Integers. तो आपका 0z जिसमें केवल 0 आएगा, 1z जिसमें जो पूरा सेट ऑफ इंटीजर्स होगा, 2z जिसमें इवन इंटीजर्स आएंगे, 3z जिसमें 3 के मल्टीपल्स आएंगे, एंड सो ऑन। ये सब के सब जो हैं दीज आर नथिंग बट सब ग्रुप्स ऑफ z। और इनफैक्ट ये आगे चल के हमको पता चलेगा कि z के पास दीज आर द ओनली सब ग्रुप्स, मतलब हर सब ग्रुप जो z का है वो mz टाइप का ही दिखेगा। ये हम आगे चल के आपको प्रूफ करेंगे कि एवरी सब ग्रुप ऑफ z इज ऑफ द टाइप mz। साइक्लिक ग्रुप से हम देखेंगे, ठीक है, ओके। या अभी भी आप वैसे देख सकते हैं, ये ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं कि नोट करके आप देख सकते हैं कि एवरी सब ग्रुप ऑफ z is of the type
is of the type mz for some m belongs to z। इसको अगर आप प्रूव करना चाहते हैं तो आप देखिए जरा ध्यान से कि मान लीजिए कि H कोई सब ग्रुप है Z का। अगर H में केवल 0 है, ऐसा भी तो हो सकता है उसमें केवल सिंगलटन 0 आ रहा हो, तो वो 0 Z हो गया। अदरवाइज H में कोई ना कोई एक नॉन जीरो एलिमेंट मिलेगा, और अगर ये नॉन जीरो एलिमेंट मिला और अगर H को आप सब ग्रुप कह रहे हैं तो फिर माइनस ए भी H का एलिमेंट होगा। अब आपको पता है कि A में या माइनस ए में कोई ना कोई तो एक पॉजिटिव होना है, तो इसका सिंपल मतलब ये है कि H कंटेन्स पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है ना। और कोई भी सबसेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लो तो उसमें हमेशा लीस्ट एलिमेंट मिलता है। सो लेट M be least positive integer in what? H। H के अंदर लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, देन हम क्लेम करेंगे कि जो आपका H है वो कुछ और नहीं बल्कि mz है। मतलब H will be elements, H will contain elements of the type this। पहला अगर आप ध्यान से देखो, सिंस m H का एलिमेंट है एंड H इज ए सब ग्रुप ऑफ G, तो m टाइम्स k तो हमेशा ही H का एलिमेंट आएगा फॉर एवरी k बिलोंग्स टू Z। सो देयर इज नथिंग टू प्रूव। तो दैट मीन्स ये जो सेट है mk सच दैट k बिलोंग्स टू Z, दैट इज ऑब्वियसली ए सबसेट ऑफ H। नाउ वी हैव टू प्रूव द अदर वे अराउंड, मतलब हमको दिखाना है कि H भी इसमें कंटेंड है। सो लेट x बिलोंग्स टू H बी एनी, then by division algorithm I can write x as mq plus r, where r is greater or equal to 0 and less than m। हम क्लेम करेंगे कि r 0 ही होगा। also r is x minus mq। अब अगर आप ध्यान से देखिए तो x h का एलिमेंट है, m h का एलिमेंट है, तो m टाइम्स कोई भी इंटीजर कर दो वो भी h का एलिमेंट होगा। तो इसका मतलब r जो है वो h का एलिमेंट है और r ग्रेटर इक्वल टू 0 लेस देन m है। अभी आपने जो बोला था यहाँ पे वो ये बोला था कि m जो है वो लीस्ट पॉजिटिव एलिमेंट है H में। अगर आप देखें यहाँ आपने लिखा है m बी द लीस्ट पॉजिटिव एलिमेंट ऑफ H। तो अब यहां आपके पास जो r आ रहा है वो m से भी छोटा है और वो भी H में है। मतलब ये हुआ कि r पॉजिटिव नहीं हो सकता। इसका मतलब फिर तो r के पास एक ही चॉइस हुई कि r को 0 होना पड़ेगा, और जैसे ही r 0 हुआ तो x आपका यहां से x जो है आपका वो हो गया x इज इक्वल टू एम क्यू। मतलब ये किसका एलिमेंट है? ये mk का ही एलिमेंट है जहां k बिलोंग्स टू z से आए। ये भी तो कैसा एलिमेंट आया है? x m का ही कोई मल्टीपल आया, और x आपने लिया कहां था? h में लिया था आपने। तो h का हर एलिमेंट वापस इसी सेट में आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका h है वो कंटेंड है mk में, so that k belongs to z, and that simply means h is equal to mk, so that k belongs to z, that means it is mz। तो every subgroup of set of integers is the type mz। ठीक है ना। आगे और भी चर्चा इस पे करेंगे। दरअसल यहाँ पे हमने एक चीज प्रूफ की है जिसको हम आगे ऐसे बोलेंगे कि सब ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। जो मैंने यहाँ पे प्रूफ आपको लिखा है सेम प्रूफ हम वहां पे वर्किंग में देखेंगे कि कैसे वो प्रूफ किया जाता है कि सब ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। बहरहाल जब हम साइक्लिक ग्रुप पढ़ेंगे तब हम वो देखेंगे, फिलहाल हम सब ग्रुप पे ही कंसंट्रेट करते हैं। तो सब ग्रुप की और भी कई सारी प्रॉपर्टीज हैं जो मैं आपको एक एक करके लिखा देता हूं। आप हेडिंग डाल लीजिए रिजल्ट्स एंड प्रॉपर्टीज। रिजल्ट्स एंड प्रॉपर्टीज। तो रिजल्ट्स एंड प्रॉपर्टीज में क्या है? पहला लिखिए, इन एनी ग्रुप G सिंगलटन E and G, सिंगलटन E and G
are always subgroups of G. ठीक है ना? ऑलवेज सब ग्रुप्स ऑफ जी। तो सिंगल्टन ई और पूरा ग्रुप जी हमेशा अपने आपके सब ग्रुप होते हैं। द सब ग्रुप सिंगल्टन ई ऑफ अ ग्रुप जी इज कॉल्ड ट्रिवियल सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक है ना? And any subgroup of G except या other than बोलो, except की बजाय बोलो other than singleton E is called a non-trivial subgroup। ठीक है? तो ये जो सब ग्रुप है सिंगल्टन ई, इसको बोलते हैं ट्रिवियल सब ग्रुप। और कोई भी सब ग्रुप अदर देन सिंगल्टन ई दैट विल बी कॉल्ड एज नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप। तो सब ग्रुप सिंगल्टन ई को ट्रिवियल सब ग्रुप कहते हैं, और अदर देन सिंगल्टन ई कोई भी सब ग्रुप है तो उसको क्या बोलेंगे? नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप। ठीक है? नाउ नेक्स्ट कम्स इफ H is a subgroup of G and H is not equal to G, then H is called a proper subgroup of G। ठीक है ना? And any subgroup other than H, है ना, those are called improper। Improper subgroups are singleton E and the whole group G। ठीक है? Next, if H lambda such that lambda belongs to delta is a family of subgroups of a group G, then intersection of H lambda belongs to delta is also a subgroup of तो फैमिली ऑफ सबग्रुप्स का मतलब क्या हुआ कि ये जो आपका गिवन है इसमें जितने भी एलिमेंट हैं, जो भी एच लैम्डा इसमें आ रहे हैं, वो सारे एच लैम्डा जो हैं वो जी के सबग्रुप्स हैं। किसके सबग्रुप्स हैं? जी के। और फिर हमको क्या पता है, क्या बता रहे हैं ये कि अगर आप इन सारे एच लैम्डा का इंटरसेक्शन ले लो तो वो भी एक सबग्रुप आएगा, ऑब्वियसली द ग्रुप जी का। तो इंटरसेक्शन ऑफ एनी फैमिली ऑफ सबग्रुप्स इज अ सबग्रुप। 2 सबग्रुप लो उनका इंटरसेक्शन सबग्रुप आएगा, 3 सबग्रुप लो उनका इंटरसेक्शन अब सबग्रुप आएगा, 10 सबग्रुप लो उनका इंटरसेक्शन जो भी आएगा वो एक सबग्रुप ही आएगा। कितने भी सबग्रुप लो, आर्बिट्रेरी का मतलब कितने भी लो, कितने भी सबग्रुप्स लो किसी ग्रुप जी के, उनका जो इंटरसेक्शन आएगा वो हमेशा वापस आपको एक सबग्रुप ही मिलेगा उस ग्रुप जी का। ठीक है ना? ये तथ्य आप ध्यान में रखिएगा। प्रूफ में इसमें कुछ भी नहीं रखा है, चलो मैं लिखा देता हूं कि कोई भी आप एक्स वाई मान लीजिए कि आपने इंटरसेक्शन ऑफ एच लैम्डा में लिया जहां लैम्डा बिलोंग्स टू डेल्टा है। ये सब नोटेशंस हमने एनालिसिस में डिस्कस करी हैं, व्हाट इज मीनिंग ऑफ फैमिली ऑफ सेट्स, है ना। तो अगर एक्स वाई यहां पे है इंटरसेक्शन में, तो इंटरसेक्शन में कौन आते हैं? जो हर एक में हो, है ना। तो अगर एक्स और वाई दोनों इंटरसेक्शन ऑफ एच लैम्डा में है तो मतलब एक्स और वाई दोनों ही हर एच लैम्डा में होंगे। और क्योंकि हर एक एच लैम्डा एक सबग्रुप दिया हुआ है जी का, तो जब आप x इंटू वाई इनवर्स करोगे तो वो भी एच लैम्डा में आएगा फॉर एवरी लैम्डा बिलोंग्स टू डेल्टा।
क्यों? क्योंकि each h lambda is a subgroup of G for every lambda belongs to delta. अब x इंटू वाई इनवर्स अगर हर h लैम्डा में आ रहा है तो जो हर एक में आता है वो उनके कहां आता है? इंटरसेक्शन में। तो इसका मतलब ये हुआ कि x इंटू वाई इनवर्स विल बिलोंग टू द इंटरसेक्शन ऑफ h लैम्डा, लैम्डा बिलोंग्स टू डेल्टा, एंड दिस प्रूव्स दैट इंटरसेक्शन ऑफ h लैम्डा इज अ सब ग्रुप ऑफ द ग्रुप G. इंटरसेक्शन ऑफ एनी फैमिली ऑफ सब ग्रुप्स इज अ सब ग्रुप, ये हमने यहां से देखा। अब इसमें नेक्स्ट आप एज अ वार्निंग समझ सकते हो या नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिख सकते हो कि यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप्स नीड नॉट बी अ सब ग्रुप। दो सब ग्रुप्स का यूनियन जरूरी नहीं कि सब ग्रुप बने। इंटरसेक्शन कितने का भी लो हमेशा सब ग्रुप बनेगा। यूनियन जरूरी नहीं है कि सब ग्रुप बने, बन भी सकता है बट जरूरी नहीं है। तो एग्जांपल देना पड़ेगा मुझे। सो लेट G टू बी सेट ऑफ इंटीजर्स, और अभी हमने प्रूव किया था कि आप 2Z ले लो तो ये सब ग्रुप होगा G का, और अगर आप 3Z ले लो तो ये भी सब ग्रुप होगा G का। अगर आप ध्यान से देखो तो नाउ 2 and 3 बिलोंग्स टू H यूनियन K, क्योंकि 2 जो है वो H में है और 3 जो है K में है, तो जो दोनों में से किसी भी एक में हो यूनियन में आ जाता है ना। तो 2 और 3 H यूनियन K में है, परंतु 2 + 3 करेंगे तो 5 आएगा और 5 H यूनियन K में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि H यूनियन K में होने के लिए या तो H में होना पड़ेगा या तो K में होना पड़ेगा। 5 H में इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि H में केवल 2 के मल्टीपल आ रहे हैं और 5 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 2, और K में इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि K में केवल 3 के इंटीजर मल्टीपल्स आ रहे हैं, 5 इज नॉट अ इंटीजर मल्टीपल ऑफ 3। दैट सिंपली मींस 2 + 3 डजंट बिलोंग्स टू H यूनियन K। और कोई भी ऐसा नॉन एम्प्टी सबसेट जिसमें 2 एलिमेंट उठाओ और उनका सम ना आ रहा हो या उनका जो भी ऑपरेशन है ग्रुप का वो ना आ रहा हो, वो नॉन एम्प्टी सबसेट जो है कभी भी सब ग्रुप नहीं बन सकता है। तो इसका मतलब H यूनियन K इज नॉट अ सब ग्रुप ऑफ G। नॉट अ सब ग्रुप को हम सब ग्रुप लिख के ऐसे काट देते हैं, वर्टिकल लाइन या जो भी कहो, ठीक है ना। तो यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप्स नीड नॉट बी ए सब ग्रुप। तो नेक्स्ट आपको ये जवाब देगा कि भाई कब होगा, और एक्चुअली ये रिजल्ट और दमदार है क्योंकि ये बताएगा कब और कब होगा, मतलब इसके अलावा कभी होगा भी नहीं। तो बेसिकली कहता क्या है कि इफ G इज अ ग्रुप एंड H K are subgroups of G, then H union K will be a subgroup of G if and only if either H is contained in K or K is contained in H. तो union of two subgroups is a subgroup if and only if one of them is contained in other. ठीक है ना। तो दो सबग्रुप्स हैं, अगर दोनों में से कोई एक दूसरे वाले में कंटेंट है तो उनका यूनियन जो है सब ग्रुप बनेगा। तो इसका मतलब अगर H K में कंटेंट है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि H यूनियन K जो है वो K आ जाए, और इसका मतलब क्या है कि H यूनियन K जो है वो H आ जाए। तो यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप्स इज अ सब ग्रुप, दैट मीन्स इफ H and K is a subgroup of G, then H union K is a subgroup of G if and only if either H union K is equal to K or H union K is equal to H. Otherwise they cannot be, union cannot be the subgroup, cannot be a subgroup. ठीक है ना। तो ये आपका हो गया यूनियन के बारे में कि यूनियन जरूरी नहीं कि सब ग्रुप बनाए। अब मान लीजिए कि आपके पास अगर H1 H2 जो है H1 H2 H3 and so on, suppose they are all subgroups of G such that H1 is contained in H2 is contained in H3 is contained in so on, then H1 union H2 union so on, that means I am talking about union of HI's, union of HI's, I running from 1 to infinity, this will be a subgroup of G. कैसे? कैसे देखिए,
कोई भी आप x और y मान लीजिए आपने यूनियन में लिया, यूनियन ऑफ HI I रनिंग फ्रॉम 1 to infinity, तो इसका मतलब x मान लो किसी HI में आएगा और y भी कहीं ना कहीं आएगा, मान लो y बिलोंग्स टू सम HJ। नाउ वी हैव टू केसेस। पहला केस ये है कि I ग्रेटर देन J है, दूसरा केस ये है कि I लेस देन J है। इक्वल टू हो गया, हाँ ये भी एक केस बन सकता है, I इक्वल टू J हो जाए। तो पहला केस देखते हैं, अगर I J से बड़ा है तो आप यहां देखो जिसका सफिक्स बड़ा है वो अपने से छोटे सफिक्स वाले को कंटेन कर रहा है। तो अगर I J से बड़ा है तो इसका मतलब HI विल कंटेन HJ, और इसका मतलब ये हुआ कि x और y दोनों ही HI में आ जाएंगे, क्योंकि x HI में ऑलरेडी था और y HJ में था, और ये देखो y HJ में है, ये रहा, ठीक है ना। x y दोनों HI में आ गए, और बेटा HI आपको सब ग्रुप गिवन है, हर HI सब ग्रुप है, तो x इंटू वाई इनवर्स HI में आ गया, और किसी भी एक HI में आ गया इसका मतलब फिर वो यूनियन में आ गया, क्योंकि यूनियन में तो सारे ही कंटेंट होते हैं ना। तो इसका मतलब यूनियन में सारे HI सबसेट होते हैं। अगर H1 H2 एंड सो ऑन आपके पास सेट्स हैं, उनका यूनियन लो तो H1 भी उसका सबसेट आएगा, H2 भी आएगा एंड सो ऑन। तो x y इनवर्स इज एन एलिमेंट ऑफ union of HI I running from 1 to infinity, and that simply means that in this case union of HI is a subgroup of what G। अब अगर I J से बड़ा ना होकर के I J से छोटा हो जाता तो फिर दोनों HJ में आ जाते, फिर HJ क्योंकि सब ग्रुप होता तो फिर से आपका x इंटू वाई इनवर्स HJ में आ जाता, तो और फिर वो यूनियन में आ जाता है ना। दोनों बराबर हैं तो फिर तो आप देख ही चुके हो कि HI में अगर दोनों आ रहे हैं या HJ में दोनों आ रहे हैं, तब तो हम देख पा रहे हैं कि x इंटू वाई इनवर्स यूनियन ऑफ HIs में आ जा रहा है। तो ये केसेस में कुछ दम नहीं है, सिमिलरली आप प्रूव करोगे, ठीक है ना। तो ये आपने देख लिया कि अगर आपके पास एक के दो असेंडिंग चेन ऑफ सब ग्रुप्स है, दिस इज एन असेंडिंग चेन ऑफ सब ग्रुप्स, नहीं H1 H2 H3 सब ग्रुप्स हैं। असेंडिंग के क्यों कह रहा हूं, ये देखो असेंडिंग का मतलब क्या है, जिसका सफिक्स बड़ा होता जा रहा है वो अपने से छोटे वाले को कंटेन करता जा रहा है, जैसे जैसे सफिक्स बढ़ाते जा रहे हो कंटेनमेंट आता जा रहा है, ठीक है ना। तो असेंडिंग चेन ऑफ सब ग्रुप्स इज अ सब ग्रुप, अगर आप इसको लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। नेक्स्ट, अभी आपने देखा कि यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप्स इज अ सब ग्रुप इफ एंड ओनली वन ऑफ देम इज कंटेन्ड इन अदर। पर अगर दो हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर दो से ज्यादा हैं, मतलब अगर आपके पास H1 H2 H3 है मान लो, तो क्या मैं ये स्टेटमेंट कह सकता हूं कि H1 यूनियन H2 यूनियन H3 इज अ सबग्रुप ऑफ G if and only if either H1 is contained in H2 or H1 is contained in H3 or H3 is contained in H2 or H3 is contained in H1 or H2 is contained in H3 and H2 is contained in H1। कहने का मतलब क्या तब भी किसी न किसी एक को बाकी दो में कंटेन होना जरूरी है? तो द आंसर इज नो। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि H1 H2 H3 ऐसे तीन सब ग्रुप हों जिनमें किसी भी प्रकार का कोई कंटेनमेंट ना हो, परंतु फिर भी उनका यूनियन जो है सब ग्रुप बन रहा है। तो जो मैंने ये स्टेटमेंट बोली थी कि यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप्स इज अ सब ग्रुप इफ एंड ओनली वन ऑफ देम इज कंटेन्ड इन अदर, वो केवल दो के लिए ही वैलिड है, तीन में ऐसा कुछ हो जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल आप देख सकते हो। तो मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं, आप ऐसे लिख लो, नोट करके या लिख लो कि इफ H1 H2 H3 are subgroups of these such that H1 union H2 union H3 is a subgroup of G, then no HI need to be contained in some HJ। needs to be contained in some HJ। तो अगर H1 यूनियन H2 यूनियन H3 है और वो सब ग्रुप बन रहा है तो जरूरी नहीं है कि कोई भी HI किसी HJ में कंटेंट हो। एग्जाम्पल आप ऐसे देख सकते हैं, जैसे आप क्यूबेट का एग्जाम्पल उठाइए और H1 आप ले लीजिए +-1 +-i, H2 आप ले लीजिए +-1 +-j, H3 आप ले लीजिए
+-1 +-k आप देख सकते हैं ना, तो H1 मतलब इनमें से कोई भी किसी में भी कंटेंट नहीं है, ठीक है ना। सो नो HI इज कंटेंट इन एनी HJ, है ना। एंड व्हाट इज द यूनियन ऑफ ये दे आर ऑल सब ग्रुप्स ऑफ क्यूवेट, और इनमें से कोई भी किसी में भी कंटेंट नहीं है। एंड नो HI is contained in any HJ where IJ both belongs to 1, 2, 3, जबकि जो यूनियन है H1 यूनियन H2 यूनियन H3 वो आपका पूरा क्यूवेट आ जाएगा, एंड क्यूवेट इज ऑलरेडी ए सब ग्रुप ऑफ क्यूवेट। तो 3 के लिए वो स्टेटमेंट आप नहीं मानोगे, वो स्टेटमेंट केवल किसके लिए वैलिड है, 2 सब ग्रुप्स के लिए वैलिड है, कि यूनियन ऑफ 2 सब ग्रुप इफ एंड ओनली वन ऑफ देम इज कंटेंड इन अदर, ठीक है ना। नेक्स्ट, नो ग्रुप कैन बी यूनियन ऑफ इट्स 2 प्रॉपर सब ग्रुप्स। तो अब यहां पे जो ये नंबर्स है ना, इनको भी कैच किया करो आप, कि यहां पे 2 सब ग्रुप ही क्यों लिखा है, वहां पे 2 सब ग्रुप का यूनियन क्यों लिया था, इनमें भी कुछ स्पेशल होगा। तो यहां पे जब ये स्टेटमेंट लिख रहे हैं कि नो ग्रुप कैन बी यूनियन ऑफ इट्स 2 प्रॉपर सब ग्रुप, दैट मींस हो सकता है 3 का होता हो सकता है 4 का होता हो सकता है 5 सब ग्रुप्स का यूनियन होता हो, बट 2 प्रॉपर सब ग्रुप्स का यूनियन कभी नहीं होगा, ठीक है ना। तो 2 प्रॉपर सब ग्रुप यहां पे जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो ये क्यों नहीं होगा कि मान लीजिए आपके पास H और K 2 प्रॉपर सब ग्रुप्स हैं G के, दैट मीन दे आर सब ग्रुप्स बट दे आर नॉट इक्वल टू G, एंड G इज H यूनियन K। या मैं इसको कॉन्ट्रडिक्शन से ना प्रूव करके डायरेक्टली ही प्रूव कर देता हूं। तो सपोज वी हैव एनी 2 सब ग्रुप्स H and K of G and they are such that H union K equal to G, I will prove that they cannot be proper subgroups of G, that means either H is equal to G or K equal to G। अगर आप ध्यान से देखिएगा, H यूनियन K G आया है, और H यूनियन K जो है G है, और G हमेशा सब ग्रुप होता है G का, इसका मतलब H यूनियन K जो है वो सब ग्रुप हो गया G का, और सब ग्रुप अगर हो गया तो या तो H K में कंटेंट होगा या फिर K H में कंटेंट होगा। इसका मतलब या तो H यूनियन K जो है वो K आएगा, या फिर H यूनियन K जो है वो H आएगा। परंतु आपने तो H यूनियन K को G बोला था, इसका मतलब या तो K G हो जाएगा या फिर H G हो जाएगा। मतलब अगर कोई भी ग्रुप अपने 2 सब ग्रुप्स का यूनियन हो रहा है तो दोनों सब ग्रुप्स में से कोई ना कोई जो सब ग्रुप है वो पूरे ग्रुप के बराबर होना चाहिए, जिसको कि आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोई भी ग्रुप अपने 2 प्रॉपर सब ग्रुप्स का यूनियन कभी नहीं लिखा जा सकता। कोई भी ग्रुप अगर अपने 2 सब ग्रुप्स का यूनियन लिखा जा रहा है तो दोनों सब ग्रुप में से कोई ना कोई पूरा ग्रुप G खुद है, ठीक है ना। हाँ, 2 का नहीं लिखा जा सकता, वो हमने प्रूव कर दिया, बट 3 का लिखा जा सकता है, 4 का लिखा जा सकता है। तो नोट करके आप लिख लीजिएगा कि अ ग्रुप might be written as union of its 3 or 4 or 5 और 6 सबग्रुप्स etc। तो कोई ग्रुप ना अपने 3, 4, 5, 6 वगैरह सबग्रुप्स का यूनियन हो सकता है। तो नोट ये है कि अ ग्रुप माइट बी रिटन एज यूनियन ऑफ इट्स 3, 4 और 5 प्रॉपर सबग्रुप्स, ठीक है ना। तो बेचारे को दिक्कत कहां है, 2 में, ठीक है, 2 का नहीं हो सकता। तो एग्जांपल के लिए जैसे अगर मैं क्यूवेट कंसिडर करूं, +-1 +-i +-j +-k, और अगर मैं H1 ले लूं आपका 1 सिंगलटन 1, H2 ले लूं +-1, H3 ले लूं +-1 +-i, H4 ले लूं +-1 +-j, H5 ले लूं +-1 +-k,
तो ये आप देखिए ये सब के सब प्रॉपर सब ग्रुप हैं Q8 के। सब Q8 के क्या है, प्रॉपर सब ग्रुप्स हैं। अगर आप देखें तो Q8 जो है वो है H3 यूनियन H4 यूनियन H5। अगर आप देखें तो Q8 को मैं लिख सकता हूं H3 यूनियन H4 यूनियन H5 यूनियन H2। तो 3 का भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है, और मैं लिख सकता हूं H3 यूनियन H4 यूनियन H5 यूनियन H2 यूनियन H1। तो 5 का भी हो सकता है, 3 का, 4 का, 5 का प्रॉपर सब ग्रुप्स का यूनियन कोई ग्रुप हो सकता है, परंतु कभी भी 2 का नहीं होगा, ये आपको समझना है, ठीक है ना। तो आज की कक्षा यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आगे सब ग्रुप्स की प्रॉपर्टीज करेंगे और कुछ एक क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।